एरिक राइस की बुक द लीन स्टार्टअप से। अच्छा, एक बात बताइए, आपके दिमाग में क्या आता है जब आप स्टार्टअप सुनते हैं? आप शायद किसी गैराज में बैठे हुए 4-5 दोस्तों के बारे में सोच रहे हैं जो कि कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, एक बड़ा ही एक्साइटिंग वेंचर जिससे खूब प्रॉफिट कमाने की ढेर सारी उम्मीदें हो, राइट? तो कुछ इसी तरीके से सिलिकॉन वैली में बहुत सी .com कंपनीज शुरू हुई थी। शायद आपको पता हो या नहीं, मगर एप्पल कंपनी तो ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। पर क्या आपको ये पता है कि किसी जानी मानी कंपनी के अंदर भी एक स्टार्टअप खोला जा सकता है? वैसे ये इन्फॉर्मेशन और ऐसी कई इंटरेस्टिंग बातें आज आपको इस किताब से पता चलेगी। तो आज बिजनेस की दुनिया बदलती जा रही है, इसीलिए इसको लेकर के जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो भी बदलनी चाहिए। लीन स्टार्टअप यही है जो कि बिजनेस में एक मॉडर्न अप्रोच को पेश करता है। वैसे कुछ ऐसे स्टार्टअप है जिनके बारे में अच्छी प्लानिंग की गई है, खूब सोच समझकर, प्रोडक्ट को चुनकर और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ, लेकिन उनके पीछे इंटेलिजेंट मेंबर्स की टीम भी मौजूद है। मगर इतना टाइम, पैसा और एफर्ट लगाने के बावजूद क्यों ये स्टार्टअप फेल हो जाते हैं? आखिर कहाँ पर कमी रह जाती है? क्या प्लानिंग ठीक तरीके से नहीं हो पाती? वैसे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते होंगे, या फिर आप एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं। खैर, आप जो भी हो, ये किताब आपके काम आएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे स्टार्टअप से शुरू करके मल्टी मिलियन कंपनी खड़ी की जाए, तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप बड़ा सोचे, लेकिन शुरुआत छोटे से करें। जी हाँ, साल 2000 के शुरू में इस किताब के ऑथर एरिक राइस ने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर के एक स्टार्टअप शुरू किया था। उनका प्रोडक्ट था एक ऑनलाइन साइट जहां पर लोग अपना प्रोफाइल पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के सामने रख सकते थे, और उनका ये आइडिया बड़ा ही कमाल का था। टीम भी बहुत ही बढ़िया थी और उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की थी। फिर भी उनका ये स्टार्टअप फेल हो गया। उनके साथ ही कितने ही और स्टार्टअप भी डूब गए। जब .com कंपनीज का बबल फूटा तो एरिक राइस सदमे में थे। उन्हें लगा कि जो कुछ भी उन्होंने सक्सेस स्टोरीज के बारे में मैगजीन्स में पढ़ा था वो सब झूठ है। आप चाहे कितना भी हार्डवर्क कर लो और कभी हार न मानो, फिर भी हम फेल हो सकते हैं। तो कुछ सालों के बाद एरिक ने सोचा कि शायद यहीं पर ज्यादातर स्टार्टअप डूब जाते हैं, क्योंकि बहुत से नए प्रोडक्ट चल ही नहीं पाते। मगर अपने एक्सपीरियंस से एरिक को एक ऐसा गारंटीड प्रोसेस पता चला जिससे कोई भी स्टार्टअप फेल नहीं हो सकता। इसका एक सही तरीका है जिसे समझकर अगर फॉलो किया जाए तो सक्सेस अचीव की जा सकती है। तो 2004 में एरिक ने एक और स्टार्टअप को को फाउंड किया था। उनका नया प्रोडक्ट था एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां मेंबर अपने नए अवतार के साथ अपने दोस्तों से कनेक्ट कर सकते थे। इस स्टार्टअप के बारे में जो एक्साइटिंग चीज थी ना, वो ये कि इसमें कस्टमर सब कुछ क्रिएट कर सकते थे, कपड़े, एसेसरीज से लेकर के अपने अवतार के लिए फर्नीचर भी। हालांकि ये काम एरिक की टीम के लिए बड़ा चैलेंज वाला था। जी हाँ, एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाना, अवतार के लिए 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये सब बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम था। उन्हें इसमें पेमेंट और कस्टमर के लिए बाइंग फीचर डिवाइस भी क्रिएट करना था। तो एरिक की इस नई कंपनी का नाम IMVU था। अपने इस नए वेंचर के लिए उन्होंने अपने को फाउंडर के साथ मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट किया और सब कुछ गलत तरीके से किया। जी हाँ, उन्होंने प्रोडक्ट का अर्ली वर्जन निकाल करके, जिसमें बहुत कमियां थी, इसे रिलीज कर दिया और हाथों हाथ कस्टमर को बेच दिया। वर्चुअल वर्ल्ड को परफेक्ट बनाने में इतनी मेहनत करने की बजाय उन्होंने कस्टमर को इसका फीडबैक सेंड करने की छूट दे दी। उनकी ये अप्रोच बिजनेस के ट्रेडिशनल तरीकों के हिसाब से एक बहुत बड़ी गलती मानी गई। हर चीज रिलीज होने से पहले तैयार होनी चाहिए थी, स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट, मार्केट प्रेडिक्शन, हर चीज। मगर एरिक का बिजनेस लॉन्च का ये तरीका मॉडर्न बिजनेस की दुनिया में एक नया ट्रेंड बन गया। बिजनेस की दुनिया के नए प्रिंसिपल के लिए ये तरीका एक बेसिस बन गया है, जिसे लीन स्टार्टअप कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि लीन स्टार्टअप क्या है। लीन स्टार्टअप एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट पर बेस है। इसका मेन आइडिया है कि गलतियों से सीखा जाए। इस तरीके से आप सालों साल प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में नहीं गुजारते। आपका प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं, या कस्टमर कैसा रिस्पांस देंगे, ये सोचने में बरसों नहीं लगा देते। लीन स्टार्टअप मेथड इस्तेमाल करके कम अमाउंट में भी आप प्रोडक्ट का अर्ली वर्जन निकाल सकते हैं, फिर आगे जरूरत के हिसाब से इसमें चेंज ला सकते हैं। ये आइडिया है कि इनोवेशन चलती रहे, जिससे कि नया प्रोडक्ट वेस्ट ना हो और मार्केट से बाहर ना हो जाए। सच कहे तो आज लीन स्टार्टअप ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। दुनिया भर की कई ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अडॉप्ट किया है। इसने बिजनेस की दुनिया में एक नया दौर पैदा कर दिया है। इसे ना सिर्फ नई कंपनीज ने ही नहीं, बल्कि कई सारे जाने माने एलिट बिजनेसमैन और फॉर्च्यून 500 ने भी अप्लाई किया है। और मजेदार बात तो ये है कि एरिक राइस की कंपनी IMVU ने इससे 2011 में पूरे $50 मिलियन कमाए। तो इसी के साथ अब आगे जानते हैं कि लीन स्टार्टअप की प्रिंसिपल क्या है। लीन स्टार्टअप मेथड में 5 इंपॉर्टेंट की आइडियाज हैं। पहला ये कि ये जरूरी नहीं है कि कोई भी नया बिजनेस आप गैराज से ही शुरू करें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरू करते हैं, जब आपने एंटरप्रेन्योर बनने की ठान ही ली है। तो एक स्टार्टअप में पहले से आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक नई सर्विस या प्रोडक्ट शुरू करती है, वो उसका स्टार्टअप होता है।
जब उसे उसके चलने या ना चलने का कोई पक्का भरोसा नहीं होता, तो लीन स्टार्टअप हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर और साइज की कंपनी पर अप्लाई हो सकता है। दूसरे नंबर पर मैनेजमेंट आता है। जब आप स्टार्टअप की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं है, उस प्रोडक्ट को बनाने वाले लोग भी स्टार्टअप में शामिल होते हैं और उन सभी लोगों या उस इंस्टीट्यूट को एक स्पेशल तरीके से मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो उस स्टार्टअप के बारे में बहुत अनसर्टेन है। और तीसरे नंबर पर है वैलिडेट लर्निंग, जिसका मतलब है ऐसे एक्सपेरिमेंट जो कि बिजनेस में किए जाते हैं, ये जानने के लिए कि उन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बिजनेस के ऊपर कैसा पड़ेगा। ये उसी तरीके से है जैसे कोई साइंटिफिक हाइपोथेसिस होती है, और ये एक तरीके से जरूरी भी तो है, क्योंकि बिजनेस लंबा टिके यही तो स्टार्टअप का गोल होता है। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट कमाना नहीं होता। और आगे चौथे नंबर पर है बिल्ड, मेजर और लर्न। किसी भी स्टार्टअप के प्राइमरी टास्क होते हैं आइडिया से नए प्रोडक्ट बनाना, कस्टमर के फीडबैक को मेजर करना और उस फीडबैक से सीखना कि ये चीज आगे चलेगी या नहीं, यानी टू पिवट और परसवेयर। पिवट से मतलब है कि अगर आपका आइडिया काम नहीं करता है तो किसी दूसरे प्लान के बारे में आप सोच सकते हैं, और परसवेयर का मतलब है कि अपने आइडिया को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है ये वर्क कर रहा है। तो अगर फीडबैक अच्छा नहीं मिलता है तो फिर आपको कोई दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, और अगर फीडबैक अच्छा मिलता है तो फिर आगे चलते रहिए, यानी टू पिवट और परसवेयर। और आगे पांचवें नंबर पर है प्रोग्रेस। आपके स्टार्टअप को बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल के हिसाब से चलने की आदत होनी चाहिए। फीडबैक मिलते ही इसे अपनी कमियों पर काम कर लेना चाहिए। एक सस्टेनेबल बिजनेस अचीव करने के लिए अपने किस प्रोसेस पर आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये स्टार्टअप को पता होना चाहिए। वैसे आपने कभी Zappos.com के बारे में सुना है या कभी सर्च किया है? नहीं किया है तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि Zappos शूज की एक ऑनलाइन शॉप है और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि ये कस्टमर फ्रेंडली है। जी हाँ, Zappos सबसे बड़े इंटरनेशनल ई कॉमर्स बिजनेस में से एक है, और सच तो ये है कि $1 बिलियन एनुअल सेल वाली ये बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है। लेकिन बाकी सारी स्टार्टअप बिजनेस की तरह ये कंपनी भी बहुत ही सिंपल तरीके से शुरू हुई थी, और Zappos के फाउंडर का नाम है निक स्विनमम। वैसे सालों पहले जब मार्केट में अवेलेबल हर तरह के जूतों को ऑनलाइन खरीदने के लिए कोई ऑनलाइन शॉप नहीं थी, तो निक स्विनमम को बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। वो चाहते थे कि कस्टमर को ऑनलाइन बैठे ही बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस हो, तो निक स्विनमम प्लानिंग में ही बहुत टाइम लगा सकते थे। उन्हें पहले वेयर हाउस से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स और पोटेंशियल सेल्स तक हर चीज को फिगर आउट कर लेना चाहिए था। तब ई कॉमर्स कंपनी खोलने के लिए ये एक खास ट्रेंड हुआ करता था। मगर फिर भी निक ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर Zappos शुरू की, और इस यकीन पर कि लोग ऑनलाइन जूते खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं, तो उसने सबसे पहले तो लोकल दुकानदारों से उनके प्रोडक्ट की पिक्चर लेने की परमिशन मांगी, और बदले में निक उन प्रोडक्ट की पिक्चर अपनी वेबसाइट पर डालते जिससे कि कस्टमर उन्हें देख सके, और जब कोई कस्टमर पिक्चर देख करके ऑर्डर करता तो निक उसे उस दुकान से खरीद करके कस्टमर को बेच देते। Zappos एक सिंपल फंक्शनिंग साइट से शुरू हुई थी, तो निक यहाँ पर ये देखना चाहते थे कि क्या सच में ऑनलाइन शॉपिंग में जूतों की डिमांड है भी या नहीं। असली कस्टमर से इंटरैक्ट करके, उनसे बात करके उन्हें बेस्ट पेमेंट भी मिलती थी, और साथ ही रिटर्न और कस्टमर सपोर्ट सिस्टम भी सही ढंग से मैनेज हो जाता था। वैसे ऐसा एक्सपेरिमेंट मार्केट रिसर्च के मुकाबले बहुत अलग है। अगर निक ने सर्वे किया होता तो उन्हें पता चलता कि कस्टमर की पसंद क्या है, मगर साइट बना करके उन्हें इससे कई ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता चली। सबसे पहले तो असली कस्टमर के साथ डील करने से उन्हें सर्वे से कहीं ज्यादा एक्यूरेट डेटा मिला। दूसरा, उन्हें कस्टमर की एक्चुअल नीड का पता चला, और उन्हें ये भी समझ आया कि Zappos में डिस्काउंटेड प्राइस भी रखने पड़ सकते हैं। और तीसरा ये कि उन्हें कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से डील करने का मौका मिला। उन्होंने रिटर्न इश्यू पर डील करना भी सीखा। निक के एक्सपेरिमेंट से Zappos को काफी ज्यादा फायदा हुआ। हालांकि कंपनी स्मॉल स्केल से शुरू हुई थी, फिर भी इसने अच्छे रिजल्ट्स दिए। एक ऑनलाइन स्टोर में क्या क्या होना चाहिए, निक को इस बात की अच्छी खासी नॉलेज हो गई, और इस तरीके से Zappos एक एस्टेब्लिश ब्रांड बन गया। फिर 2009 में इसे Amazon ने $1.2 बिलियन में खरीद लिया। तो इस तरीके से Zappos की सक्सेस ने लीन स्टार्टअप की एफिशिएंसी को प्रूव किया है। इस एक्सपेरिमेंट ने कंपनी का टाइम, एफर्ट और पैसा तीनों ही बचाया। जूतों का स्टॉक जमा करके रखने से पहले निक ऑर्डर पक्का कर लेते थे, फिर जाकर के उन्हें सीधे दुकानदारों से खरीद कर कस्टमर को बेच देते थे। तो इस तरीके से उनके पास अनवांटेड जूतों की कोई भी इन्वेंट्री नहीं होती थी, और कस्टमर सर्वे की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। असली कस्टमर से डील करना ज्यादा सही रहता था। जो भी असली प्रॉब्लम होती थी, कस्टमर के हिसाब से उसे सॉल्व करने से कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी होता था। निक ने एक नए प्रोडक्ट से शुरुआत की, और एक्सपेरिमेंट के जरिए Zappos एक परफेक्ट कस्टमर फ्रेंडली कंपनी बन गई। वैसे निक ने शुरुआत में जो सिंपल फंक्शनिंग साइट बनाई थी उसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि MVP। MVP किसी भी प्रोडक्ट का इनिशियल वर्जन होता है। ये सस्ता, इजी और आसानी से डेवलप किया जा सकता है। फिर एक्सपेरिमेंट से इसे एक फाइनल प्रोडक्ट में बदला जाता है जो कि मार्केट के लिए तैयार है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लीन स्टार्टअप के प्रिंसिपल पे बेस्ड Zappos की शुरुआत काफी अनसर्टेन थी, क्योंकि जूते की ऑनलाइन खरीदारी का आइडिया तब किसी के दिमाग में ही नहीं था। इसके अलावा एक भी जूता बिक जाए, इस पर भी निक स्विनमम को पक्का भरोसा नहीं था।
मगर उन्होंने वैलिडेटिंग लर्निंग अप्लाई किया। निक ने अपनी एक्सपेरिमेंट साइट को लॉन्च करके अपने भरोसे को टेस्ट किया। फिर उसने इसमें बिल्ड मेजर लर्न अप्लाई किया। जब उन्हें रियल कस्टमर से डील करना पड़ा, निक ने ये भी सीखा कि पिवट या पर्सवेयर में से कौन सी अप्रोच अपनाई जाए, जैसे कि डिस्काउंट और रिटर्न सिस्टम। और फिर आखिर में ज़ेपोज़ एक सस्टेनेबल बिजनेस बन ही गया। वैसे कहना पड़ेगा, काम छोटा हो या बड़ा, अगर आप उसे करने की ठान ले, वो भी रिसर्च करके और स्टेप बाय स्टेप, तो फेल होने के चांसेस बहुत कम है। जैसे कि अगला स्टार्टअप। बहुत साल पहले इंडिया में कुछ घरों में वॉशिंग मशीन हुआ करती थी। क्योंकि ये काफी महंगी होती थी, तो केवल 7% लोग ही इसे खरीदना अफोर्ड कर पाते थे। ज्यादातर लोग अपने हाथों से ही कपड़े धोया करते थे या फिर किसी धोबी से या लॉन्ड्री सर्विस में धुलवाया करते थे। धोबी उन कपड़ों को नदी में लेकर जाते थे। पहले तो किसी पत्थर पर पटक पटक कर कपड़े साफ किए जाते, फिर नदी के पानी में धोए जाते। इतने कपड़ों को धोने से लेकर सुखाने और इस्त्री करने में धोबी को पूरे 10 दिन लगते थे। फिर जाकर के वो कपड़े वापस देता था। और ऐसा नहीं था कि कपड़े फिर भी साफ धुलते थे। तो अक्षय मेहरा ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। वे प्रॉक्टर और गैम्बल सिंगापुर में 8 साल तक ब्रांड मैनेजर रहे थे। इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया में पेंटीन और टाइड ब्रांड के पीछे उनका ही दिमाग है। तो अक्षय मेहरा लोगों को आसान और सस्ती लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड करना चाहते थे। तो इंडिया वापस आने पर अक्षय मेहरा ने विलेज लॉन्ड्री सिस्टम के साथ कोलैबोरेट किया। साथ मिलकर के दोनों ने बेस्ट बिजनेस अप्रोच जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। उनका पहला एक्सपेरिमेंट, वीएलएस ने एक पिकअप ट्रक में एक वॉशिंग मशीन लोड की और वो इस ट्रक को बेंगलोर के एक बिजी स्ट्रीट में पार्क कर देते थे। इस पिकअप ट्रक का आइडिया वीएलएस को बस $8,000 का पड़ा। तो सबसे पहले तो उन्हें ये पता करना था कि क्या वाकई में लोग अपने कपड़े धुलवाने के लिए उन्हें पैसे देंगे। वैसे कपड़े वहीं सबके सामने ट्रक में लगी मशीन में नहीं धोए जाते थे, वो तो सिर्फ मार्केटिंग पर्पस के लिए था। असल में तो कपड़े कहीं और ले जाकर के धुलवाए जाते और फिर धुले धुलाए कपड़े कस्टमर को 24 घंटे में डिलीवर कर दिए जाते थे। तो वीएलएस ने वो ट्रक 1 हफ्ते तक शहर के अलग अलग जगहों में पार्क किया ताकि उन्हें कस्टमर के बारे में ज्यादा पता चल सके कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कपड़े धुलवाने के लिए एनकरेज करे। तो क्या लोगों को फास्टर क्लीनिंग टाइम चाहिए था, या फिर लोग सफाई को लेकर के कंसर्न थे, या किसी कस्टमर की कोई खास रिक्वेस्ट थी? तो वीएलएस को पता चला कि ज्यादातर कस्टमर को इस बात की फिक्र थी कि कहीं ये ट्रक उनके कपड़े लेकर ना भाग जाए। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए वीएलएस ने ट्रक के बदले कस्टमर फ्रेंडली मोबाइल कियोस्क इस्तेमाल करना शुरू किया। अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में वो इस कियोस्क को एक ग्रोसरी स्टोर के पास ले आए। वीएलएस को ये भी पता लगा कि लोग कपड़े सिर्फ धुलवाना ही नहीं बल्कि उन्हें प्रेस भी करवाना चाहते हैं। और उन्हें ये बात भी मालूम हुई कि कुछ कस्टमर 4 घंटे में धुले प्रेस किए कपड़ों के बदले दुगना पैसा देने को भी तैयार थे। तो वीएलएस का ये एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेसफुल रहा। बाद में वो एक फाइनल प्रोडक्ट को लेकर आए जो कि 3 फीट बाय 4 फीट का एक मोबाइल कियोस्क था, जिसमें एक एफिशिएंट वॉशिंग मशीन के साथ एक ड्रायर भी था। ये कपड़े धोने के लिए अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट और साफ पानी इस्तेमाल करता था। इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद बड़े बड़े शहरों जैसे मुंबई, बेंगलोर में विलेज लॉन्ड्री सर्विस के कुल 14 मोबाइल कियोस्क चलने लगे। सीईओ अक्षय मेहरा ने प्राउडली कहा कि हमने 2010 में कुल 1,16,000 केजी की सर्विस दी। पिछले साल हमने अपने सभी आउटलेट्स में कुल मिलाकर के 10,000 से ज्यादा कस्टमर को सर्विस दी है। ज़ेपोज़ की स्टोरी की तरह ही हम देख सकते हैं कि कैसे लीन स्टार्टअप का प्रिंसिपल वीएलएस ने भी अप्लाई किया। अक्षय मेहरा भी अपने स्टार्टअप को लेकर के पहले अनसर्टेन थे। उन्हें इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि लोग उनकी लॉन्ड्री सर्विस का भरोसा करेंगे भी या नहीं। दूसरी बात ये कि उन्होंने शुरुआती प्रोडक्ट को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर निकाला। पिकअप ट्रक उनका एमपीवी यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट था, जिसमें कोई खास पैसा खर्च नहीं हुआ था, ना ही इसे डेवलप करने में ज्यादा टाइम और एफर्ट लगाना पड़ा। वे इस कम लागत वाले रिस्क पर अपने यकीन को आसानी से टेस्ट कर सकते थे। और तीसरी बात ये कि वीएलएस कस्टमर के फीडबैक से बिल्ड मेजर लर्न क्रिएट कर पाया। उन्हें पिकअप ट्रक से पिवट का आइडिया हुआ और आयरनिंग सर्विस से पर्सवेयर का पता चला। पिवट का मतलब राइट, अगर आपका आइडिया काम नहीं कर रहा है तो आप कोई और ऑप्शन ढूंढिए, और पर्सवेयर का मतलब अगर आइडिया काम करता है तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए। और कमाल की बात ये है कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला कि लास्ट में उन्हें ऐसा फाइनल प्रोडक्ट मिला जो कि कस्टमर्स की सभी नीड्स को पूरी कर रहा था। ये बहुत बड़ी सक्सेस थी, जिससे विलेज लॉन्ड्री सर्विस एक सस्टेनेबल बिजनेस बन पाया। क्या होता अगर वीएलएस मार्केट लॉन्चिंग से पहले ही अपना फाइनल प्रोडक्ट बना लेते? क्या होता अगर वो सालों तक परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही प्लान करते रहते? क्या होता अगर उन्होंने प्रोडक्ट को शुरू करने से पहले एक सर्वे करवाया होता? ये सब तो बिजनेस के ट्रेडिशनल तरीके हैं जो किसी भी नए बिजनेस से पहले अपनाए जाते रहे हैं, मगर ये पुराने तरीके किसी भी स्टार्टअप के लिए कभी भी काम नहीं करते हैं। कोई भी नया बिजनेस शुरू करना बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन होती है। स्टार्टअप को ना तो प्रोडक्ट में इतना इन्वेस्ट करना चाहिए और ना ही स्ट्रेटेजीज में इतना टाइम लगाना चाहिए जो कि सक्सेस की कोई गारंटी नहीं देता। एक्चुअली जब तक आप असली कस्टमर से डील नहीं करते तब तक आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। किसी भी नए बिजनेस के लिए बेहतर होगा कि छोटी शुरुआत की जाए। एक्सपेरिमेंट और बिल्ड मेजर लर्न मेथड की मदद से लास्ट में आपको एक परफेक्ट सस्टेनेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इन सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा और तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। वैसे बिल्कुल उस तरीके की तरह जब हमें कूपन या कोड्स मिलते हैं और हम प्रोडक्ट परचेज करते टाइम अप्लाई करते हैं और हमें कुछ % का डिस्काउंट मिलता है, कितना मजा आता है।
और ऐसा एक स्टार्टअप है जिसका नाम आपने सुना होगा, और वो है ग्रुपॉन। तो ये पहली ऑनलाइन साइट थी जो कि कस्टमर को ग्रुप कूपन प्रोवाइड करती थी। इसकी बढ़ती हुई सक्सेस को देख करके ही कई दूसरी साइट्स ने भी ग्रुपॉन की नकल करनी शुरू कर दी थी। मगर ऐसा नहीं था कि ग्रुपॉन रातों रात चल पड़ी। ग्रुपॉन के सबसे पहले कस्टमर थे 20 लोगों का एक ग्रुप, जिन्होंने बाय वन टेक वन पिज्जा कूपन लिए थे। एंड्रयू मेसन जो इसके फाउंडर थे, पहले इसे सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन मेसन और उनकी टीम ने एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्रिएट किया। तो ये स्टोरी कुछ इस तरीके से है। ग्रुपॉन एक वर्डप्रेस ब्लॉग के तौर पर शुरू हुआ था। मेसन और उनकी टीम रोज कुछ न कुछ पोस्ट करती थी। उनका पहला ब्लॉग था, ये टी शर्ट रेड कलर और लार्ज साइज में अवेलेबल है, अगर आप कोई अलग कलर या साइज चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। तो ग्रुपॉन के पास तब तक ऑर्डर के लिए एक फॉर्म तक नहीं था। वैसे आइडिया बहुत सिंपल था, मगर ये काम कर गया। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि वाकई में इसकी डिमांड है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जिन्हें ग्रुपॉन बड़ी ही काम की चीज लगी। इसके बाद मेसन और उनकी टीम ने फाइल मेकर प्रोग्राम से असली कूपन बनाए। ग्रुपॉन का पहला कूपन एक पीडीएफ फॉर्मेट में था। वे इन पीडीएफ कूपन्स को सीधे कस्टमर को मेल कर देते थे। एक दिन उनके पास सुशी के 500 कूपन्स की डिमांड आई और उन्हें ये सारे कूपन्स अपने 500 कस्टमर्स को पीडीएफ फाइल के साथ मेल करने पड़े। अपने पहले साल में ग्रुपॉन कंपनी जैसे तैसे करके चीजों को मैनेज कर रही थी, लेकिन उनके इस सफर में वर्डप्रेस ब्लॉग, फाइल मेकर, पीडीएफ और उन 20 पिज्जा कूपन्स की भी एक खास जगह है। कंपनी की ग्रोथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही। वे अपने टाइम में $1 बिलियन के बेंचमार्क तक पहुंचने वाली सबसे तेज कंपनी बनी। आज ग्रुपॉन लोकल बिजनेस को नए कस्टमर ढूंढने में काफी मदद करती है और ये दुनिया के अलग अलग 375 यानी कि 375 सिटीज को स्पेशल अफोर्डेबल डील प्रोवाइड करती है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स का काम है कस्टमर की डिमांड का पता लगाकर स्टार्टअप की हेल्प करना। इसीलिए एमपीवी सस्ती, इजी और क्विकली डेवलप की जा सकती है। इसके थ्रू स्टार्टअप जल्द ही अपना बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल शुरू कर सकता है। तो ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करने में प्रोडक्ट को एक लंबे डेवलपमेंट पीरियड से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर के उसे कहीं परफेक्शन मिलती है। मगर एमपीवी के तरीके ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये स्टार्टअप के लिए बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन बनाने में और टेक्निकल इश्यूज को समझने में काफी हेल्पफुल है। और सबसे बढ़कर बात है कि एमवीपी बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कई सवालों के जवाब भी देता है। तो ये थी ग्रुपॉन की सक्सेस स्टोरी। और आगे बात करते हैं टोयोटा के बारे में। अच्छा, एक बात बताइए उससे पहले, गेंची गेम्बुत्सु ये नाम कभी आपने सुना है? अच्छा, इसका मतलब आपको पता है? नहीं? चलिए मैं बताती हूँ। इसका मतलब है जाओ और खुद देख लो। तो ये लाइन टोयोटा के मैनेजर्स के लिए है कि बेस्ट डिसीजन लेने के लिए पहले वो खुद जाए और खुद ही देख ले। यही टोयोटा का कोर प्रिंसिपल है। यहाँ गेंची गेम्बुत्सु अपनाना बहुत जरूरी है। हर चीज के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर के मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के सेल्स और पब्लिक अफेयर्स तक, यही टोयोटा का तरीका है काम करने का। यहाँ मैनेजर्स के पास प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय खुद वहां जाकर के देखने के कि कहां पर दिक्कत है। और यही यूजी योकोवा सिएना मिनीवैन 2004 के मैनेजर ने भी किया। उन्हें सिएना के कॉन्सेप्ट मेकिंग से लेकर के प्रोडक्शन तक हर चीज की देखरेख करने के लिए असाइन किया गया था। तो नॉर्थ अमेरिका में मिनीवैन की ज्यादा मार्केट है। उस साल योकोवा एक बड़े बिजनेस मूव के लिए तैयार थे। वे यूएस के सभी 50 स्टेट्स में रोड ट्रिप के लिए गए। योकोवा ने कनाडा और मेक्सिको की सभी कंट्रीज का भी चक्कर लगाया। कुल मिलाकर के उन्होंने 53,000 माइल्स की दूरी नापी। हर शहर और टाउन में योकोवा ने सिएना 2003 का मॉडल रेंट पर दिया। वो जानना चाहते थे कि क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। उन्होंने मिनीवैन चलाने वाले ड्राइवर से बात की और उन्हें ऑब्जर्व भी किया। इससे योकोवा को जो भी जानकारी हासिल हुई वो 2004 मॉडल की सक्सेस के लिए एक खतरा थी। योकोवा ने कहा कि बेशक पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स मिनीवैन खरीदते हैं, मगर असल में बच्चे ही इसके मालिक होते हैं। बच्चे इसके पीछे के 2/3 हिस्से में कब्जा कर लेते हैं और ये बच्चे ही हैं जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं और नकरीले भी। अगर मैंने अपने ट्रैवल से कुछ सीखा तो यही कि अगली सिएना को किड स्पेशल बनाने की जरूरत है। और इस तरीके से फिर योकोवा ने सिएना 2004 मिनीवैन के अंदर के कंफर्ट के लिए एक बड़ा बजट रखा कि बच्चों के लिए गाड़ी में कंफर्ट होना बहुत जरूरी है, खास करके कि अमेरिका में, जहां पर अक्सर फैमिली रोड ट्रिप्स काफी ज्यादा लंबी होती है। लेकिन जापान में योकोवा को इस बात का पता नहीं चल पाया क्योंकि वहां पर लॉन्ग ट्रिप्स उतनी कॉमन नहीं है। इस नए इम्प्रूव्ड कंफर्ट फीचर के रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव थे। मिनीवैन 2004 मॉडल की सेल 2003 के मॉडल से 60% ज्यादा थी। योकोवा के इस ट्रैवल से एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। मैनेजर योकोवा ने गेंची गेम्बुत्सु के इफेक्टिवनेस को प्रूव कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि वो जो करते हैं बेस्ट करते हैं। यही बात स्टार्टअप में भी अप्लाई होती है क्योंकि वहां भी खुद जाकर देखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी और बिजनेस स्ट्रेटेजी से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, खासकर किसी नई कंपनी में। तो जब तक आप एमपीवी अप्लाई नहीं करेंगे और ना ही रियल कस्टमर के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब तक आप कस्टमर की पसंद को नहीं समझ सकते। एक स्टार्टअप के लिए यही बेस्ट तरीका है। आपके एक्सपेरिमेंट लंबे, कॉस्टली या मुश्किल हो, ये जरूरी नहीं है, मगर उनके रिजल्ट इंप्रेसिव होते हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आपके पास कोई कमाल का बिजनेस आइडिया है तो आप भी एमपीवी क्रिएट करके अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लीजिए। और ध्यान रखें कि आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत ही है। तो आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं,
कम टाइम में एक सिंपल प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। जब आपके पास आपका एमपीवी हो तब आप अपने लर्निंग प्रोसेस से शुरुआत कर सकते हैं। तो अब आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दीजिए और याद रखें अपना बिल्ड मेजर साइकिल यानी प्रोडक्ट बनाएं, कस्टमर के फीडबैक को मेजर करें और उससे सबक ले। फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आइडिया पिवट यानी कि अगर वो आइडिया काम नहीं कर रहा है तो उसे चेंज करने की जरूरत है, या कौन सा आइडिया पर्सवेयर कि अगर वो आइडिया काम करता है तो उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है ना सिंपल। तो इस बिल्ड मेजर लर्न लूप को रिपीट करते रहिए जब तक कि आप अपने सारे अंदाजे टेस्ट ना कर ले, जब तक आपकी सारी अनसर्टेनिटी दूर ना हो जाए। इस तरह से आप लास्ट में जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो आपका बेस्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा और वही आपकी बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी भी। तो लीन स्टार्टअप अप्लाई करके आप सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे बल्कि आप एक सस्टेनेबल बिजनेस भी खड़ा कर लेंगे। इस बात की पूरी गारंटी है क्योंकि इसमें आपको असली कस्टमर के साथ डील करने का मौका मिलता है। तो अब से अनसर्टेनिटीज को दूर कीजिए और सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये ऑडियो बुक समरी यहीं पर खत्म होती है। आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ये जरूर बताइए कि आपको ये समरी कैसी लगी और अगले हफ्ते आप कौन सी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं। वो तो आप हमें बता ही देते हैं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कोई और समरी चल रही है कि ये तो होना ही चाहिए, तो प्लीज हमें लिख करके जरूर बताइए। होगी आपसे बहुत जल्दी ही मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद।